हेलो बच्चों, आज हम कोर्स बी का सैम्पल पेपर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये सैम्पल पेपर आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको हिंदी में अच्छे नंबर लाने हैं तो इसको करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले इसमें कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं जिनको हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपको पता है कि हमारा हिंदी का पेपर 80 नंबर का आएगा और उसके लिए हमें 3 घंटे मिलेंगे। सामान्य निर्देश क्या क्या हैं? इस प्रश्न पत्र में 2 खंड दिए गए हैं, एक खंड अ और ब। खंड अ में उप प्रश्नों सहित 45 वस्तु पर प्रश्न पूछे गए हैं। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए कुल 40 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको सिर्फ 40 के उत्तर देने हैं 45 में से। खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं, आंतरिक विकल्प भी दिए गए हैं। निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका पालन कीजिए। तो आपने निर्देशों को बहुत ही सावधानी से पढ़ना है और उनका पालन करना है। दोनों खंडों में कुल 18 प्रश्न हैं। दोनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। यथासंभव दोनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर क्रमशः लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हमारा है खंड अ, वस्तु पर्क। इसमें 2 गद्यांश दिए गए हैं। पहला है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसके आधार पर सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। तो ये हमारा 5 नंबर का रहेगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है और फिर इनके आंसर देने हैं। आदमी की पहचान उसकी भाषा से होती है और भाषा संस्कार से बनती है। जिसके जैसे संस्कार होंगे वैसी ही उसकी भाषा होगी। जब कोई आदमी भाषा बोलता है तो साथ में उसके संस्कार भी बोलते हैं। यही कारण है कि भाषा शिक्षक का दायित्व बहुत गुरुतर और चुनौतीपूर्ण है। परंपरागत रूप में शिक्षक की भूमिका इन 3 कौशलों बोलना, पढ़ना और लिखना तक सीमित कर दी गई है। केवल यांत्रिक कौशल किसी जीती जागती भाषा का उदाहरण नहीं हो सकते हैं। सोचना और महसूस करना 2 ऐसे कारण हैं जिनमें भाषा सही प्रकार पाती है। इनके बिना भाषा भाषा नहीं है। इनके बिना भाषा संस्कार नहीं बन सकती। इनके बिना भाषा युगों युगों का लंबा सफ़र तय नहीं कर सकती। इनके बिना कोई भाषा किसी देश या समाज की धड़कन नहीं बन सकती। केवल संप्रेषण ही भाषा नहीं है। दर्द और मुस्कान के बिना कोई भाषा जीवित नहीं हो सकती। भाषा हमारे समाज के निर्माण, विकास, अस्मिता, सामाजिक व सांस्कृतिक पहचान का भी महत्वपूर्ण साधन है। भाषा के बिना मनुष्य पूर्ण नहीं है। भाषा में ही हमारे भाव, राज्य, संस्कार, प्रांतीयता झलकती है। इस झलक का संबंध व्यक्ति की मानवीय संवेदना और मानसिकता से भी होता है। जिस व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य और मानसिकता जिस स्तर की होगी, उसकी भाषा के शब्द और मुख्यार्थ भी उसी स्तर के होंगे। साहित्यकार ऐसी भाषा का आधार बनाते हैं जो उनके पाठकों एवं श्रोताओं की संवेदना के साथ एकाकार करने में समर्थ हो। तो हमने अब गद्यांश को अच्छे से पढ़ लिया है। अब नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर हम देंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न क्या है? आदमी की पहचान उसकी भाषा से होती है क्योंकि मनुष्य की पूर्णता भाषा द्वारा ही संभव है। व्यक्ति के मनोभाव भाषा से ही व्यक्त होते हैं। भाषा का प्रचार और विकास कोई रोक नहीं सकता। दर्द और मुस्कान के बिना भाषा जीवित नहीं हो सकती। तो ऊपर दिए गए गद्यांश के अनुसार कौन सा आंसर ठीक है इसका? सो हमारा आंसर बी रहेगा। व्यक्ति के मनोभाव भाषा से ही व्यक्त होते हैं।
दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन ए तथा कारण आर को ध्यानपूर्वक पढ़िए। उसके बाद दिए गए विकल्पों में से कोई एक सही विकल्प चुनकर लिखिए। कथन ए, जब कोई आदमी बोलता है तो साथ में उसके संस्कार भी बोलते हैं। कारण आर, भाषा शिक्षक का दायित्व बहुत चुनौतीपूर्ण होता है क्योंकि उसे कौशलों का विकास करना होता है। अब इनके आधार पर आपको उत्तर देने हैं। ए, कथन ए तथा कारण आर दोनों गलत है। बी, कथन ए गलत है लेकिन कारण आर सही है। सी, कथन ए सही है लेकिन कारण आर उसकी गलत व्याख्या करता है। डी, कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? सी, कथन ए सही है लेकिन कारण आर उसकी गलत व्याख्या करता है। तीसरा है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, गद्यांश में साहित्यकार द्वारा किए गए कार्य का उल्लेख इनमें से कौन से विकल्प से ज्ञात होता है? साहित्य समाज का दर्पण है। साहित्यकार साहित्य सर्जन में व्यस्त रहता है। साहित्यकार सामाजिक व सांस्कृतिक पहचान बनाता है। साहित्यकार जन सामान्य की अस्मिता का परिचायक होता है। तो इसका सही उत्तर क्या है? D1, साहित्यकार जन सामान्य की अस्मिता का परिचायक होता है। फोर्थ वन है, दर्द और मुस्कान के बिना भाषा जीवंत नहीं हो सकती। लेखक द्वारा ऐसा कथन दर्शाता है। यथार्थ की समझ, सामाजिक समरसता, साहित्य प्रेम, भाषा कौशल। तो इसका सही उत्तर क्या है? यथार्थ की समझ। नेक्स्ट है फिफ्थ वन, भाषा तब सही आकार पाती है जब मनुष्य निरंतर उसका अभ्यास करता रहता है। भाषा को सरकारी समर्थन भी प्राप्त होता है। भाषा सामाजिक संस्थाओं से प्रोत्साहन प्राप्त करती है। भाषीय कौशलों के साथ मनुष्य सोचता और महसूस भी करता है। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? डी, भाषीय कौशलों के साथ मनुष्य सोचता और महसूस भी करता है। तो आपने देखा किस प्रकार से हम इनके उत्तर देंगे। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है वो भी एक अपठित गद्यांश है। पहले हम अपठित गद्यांश को पढ़ेंगे ध्यान से और उसके आधार पर ही प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं जो कि एक अपठित गद्यांश है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसके आधार पर सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। साहित्य को समाज का प्रतिबिंब माना गया है, अर्थात समाज का पूर्ण रूप साहित्य में प्रतिबिंबित होता रहता है। अनादिकाल से साहित्य अपने इसी धरता चला आ रहा है। वह समाज के विभिन्न रूपों का चित्रण कर एक और तो हमारे सामने समाज का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करता है और दूसरी ओर अपनी प्रखर मेधा और स्वस्थ कल्पना द्वारा समाज के विभिन्न पहलुओं का विवेचन करता हुआ यह भी बताता है कि मानव समाज की सुख समृद्धि, सुरक्षा और विकास के लिए कौन सा मार्ग उपादेय है। एक आलोचक के शब्दों में कवि वास्तव में समाज की व्यवस्था, वातावरण, धर्म कर्म, रीति नीति तथा सामाजिक शिष्टाचार या लोक व्यवहार से ही अपने काव्य के उपकरण चुनता है और उनका प्रतिपादन अपने आदर्शों के अनुरूप करता है। साहित्यकार उसी समाज का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें वह जन्म लेता है। वह अपनी समस्याओं का सुलझाव, अपने आदर्श की स्थापना अपने समाज के आदर्शों के अनुरूप ही करता है। जिस सामाजिक वातावरण में उसका जन्म होता है उसी में उसका शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक विकास भी होता है। अतः यह कहना सर्वथा असंभव और विवेकपूर्ण
कि साहित्यकार समाज से पूर्णतः निरपेक्ष या तटस्थ रहकर साहित्य सर्जन करता है। वाल्मीकि, तुलसी, सुर, भारतेंदु, प्रेमचंद आदि का साहित्य इस बात का सर्वाधिक सशक्त प्रमाण है कि साहित्यकार समाज से घनिष्ठ रूप से संबंध रखता हुआ ही साहित्य सर्जन करता है। समाज की अवहेलना करने वाली साहित्य क्षणजीवी होता है। अब इसके आधार पर हम प्रश्नों के उत्तर देंगे। पहला प्रश्न है, साहित्य समाज का प्रतिबिंब है क्योंकि यह समाज की वास्तविकता का द्योतक है। समाज में लोक व्यवहार का समर्थक है, व्यक्ति की समस्याओं का निदान करता है, साहित्य को दिशा प्रदान करता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? समाज की वास्तविकता का द्योतक है। सेकंड क्वेश्चन है, गद्यांश दर्शाता है समाज एवं साहित्य का पारस्परिक संबंध। समाज एवं साहित्य की अवहेलना, साहित्यकार की सर्जन शक्ति, सामाजिक शिष्टाचार एवं लोक व्यवहार। तो इसका सही उत्तर क्या है? समाज एवं साहित्य का पारस्परिक संबंध। नेक्स्ट है थर्ड वन, साहित्य की क्षणभंगुरता का कारण होगा सामाजिक अवज्ञा, सामाजिक समस्या, सामाजिक सद्भाव, सामाजिक समरसता। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सामाजिक अवज्ञा। वाल्मीकि, तुलसी, सुर के उदाहरण द्वारा लेखक चाहता है भाव सामग्रिता, प्रत्यक्ष प्रमाण, सहानुभूति, शिष्टाचार। तो इसका सही उत्तर क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण। फिफ्थ वन है, निम्नलिखित कथन ए तथा कारण आर को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद दिए गए विकल्पों में से कोई एक सही विकल्प चुनकर लिखिए। कथन ए, कवि अपने काव्य के उपकरणों का प्रतिपाद अपने आदर्शों के अनुरूप करता है। कारण आर, कवि हृदय अत्यधिक संवेदनशील होता है एवं सदैव देशहित चाहता है। ए, कथन ए तथा कारण आर दोनों गलत है। बी, कथन ए गलत है लेकिन कारण आर सही है। सी, कथन ए सही है लेकिन कारण आर उसकी गलत व्याख्या करता है। डी, कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। तो इसका सही उत्तर क्या है? C1, कथन ए सही है लेकिन कारण आर उसकी गलत व्याख्या करता है। तो इस प्रकार से हम गद्यांशों को हल करेंगे। अब हम अपना तीसरा क्वेश्चन करेंगे जो कि पदबंध पर आधारित है। पदबंध आप सभी ने पढ़े हैं, आपको पता है पदबंध के कितने भेद होते हैं या पदबंध कितने प्रकार के होते हैं। सो पदबंध के कितने भेद होते हैं? पदबंध के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? संख्या पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। तो चलिए शुरू करते हैं। निर्देशानुसार पदबंध पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपने 5 में से किन्हीं 4 के ही उत्तर देने हैं। पहला है, सुलेमान केवल मानव जाति के ही राजा नहीं थे, सारे छोटे बड़े पशु पक्षी के भी हाकिम थे। रेखांकित पदबंध का भेद है। तो रेखांकित पदबंध कौन सा है? संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध या विशेषण पदबंध। तो पशु पक्षी कौन सा पदबंध है ये? इसका सही उत्तर है संज्ञा पदबंध। नेक्स्ट है, जीने मरने वाले मनुष्य तो हो सकते हैं पर सही अर्थों में नहीं। इस वाक्य में विशेषण पदबंध होगा। विशेषण पदबंध कौन सा होता है? विशेषण पदबंध क्या होता है? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। मनुष्य तो हो सकते हैं, सही अर्थों में नहीं। जीने मरने वाले मनुष्य, जीने मरने वाले।
तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जीने मरने वाले। नेक्स्ट है क्रिया विशेषण पदबंध का उदाहरण छांटिए। प्रैक्टिकल आइडियलिस्टों के जीवन से आदर्श धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं। प्रैक्टिकल आइडियलिस्टों के जीवन से आदर्श धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं। प्रैक्टिकल आइडियलिस्टों के जीवन से आदर्श धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं। प्रैक्टिकल आइडियलिस्टों के जीवन से आदर्श धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं। तो इसमें से हमने क्या छांटना है? क्रिया विशेषण पदबंध। सो क्रिया विशेषण पदबंध कौन सा होगा? सेकेंड वन। प्रैक्टिकल आइडियलिस्टों के जीवन से आदर्श धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं। यहाँ क्या है? धीरे धीरे। सो इसलिए सेकेंड वन हमारा उत्तर होगा, क्योंकि हटने लगते हैं क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। और हमें कौन सा विशेषण देखना है? क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है अक्सर हम या तो गुजरे हुए दिनों की खट्टी मीठी यादों में उलझे रहते हैं या भविष्य के रंगीन सपने देखते रहते हैं। रेखांकित पदबंध का भेद है। सो रेखांकित पदबंध कौन सा है? देखते रहते हैं। इसका भेद कौन सा हो जाएगा? संज्ञा पदबंध है ये, या सर्वनाम पदबंध है, विशेषण पदबंध है, या क्रिया पदबंध है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखते रहते हैं। ये क्या है? एक क्रिया पदबंध है। तो इसका सही उत्तर है क्रिया पदबंध। नेक्स्ट है खिड़की के बाहर अब ऐसा है दोनों कबूतर रात भर खामोश और उदास बैठे रहते हैं। रेखांकित पदबंध का भेद है। संज्ञा पदबंध, क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऐसा है दोनों कबूतर। कबूतर क्या है? संज्ञा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संज्ञा पदबंध। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, जो कि रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित है। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? आप सभी ने पढ़ा है, सबको पता है। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो चलिए शुरू करते हैं फोर्थ वन। निर्देशानुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको यहाँ भी किन्हीं 4 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं। फर्स्ट है निम्नलिखित में से उपवाक्य सरल वाक्य छांटिए। यानी इसमें क्या करना है हमने? सरल वाक्य। जो कहोगे उसका परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। नूह ने जब उनकी बात सुनी तो दुखी हो मुद्दत तक रोते रहे। दूसरे गांव के युवक के साथ संबंध परंपरा के विरुद्ध था। मैं उनकी लड़ताड़ सुनता और आंसू बहाने लगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमें कौन सा वाक्य छांटना है? सरल वाक्य छांटना है। तो सरल वाक्य क्या है? दूसरे गांव के युवक के साथ संबंध परंपरा के विरुद्ध था। नेक्स्ट है जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ है तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई थी। रचना के आधार पर वाक्य भेद है। तो यहाँ पर रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताना है कि ये कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य या सामान्य वाक्य। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य में ज्यादातर क्या होता है? ज से ही वाक्य शुरू है। देखो यहाँ जब तब आया है। जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई। तो ये कौन सा वाक्य है? मिश्रित वाक्य। नेक्स्ट है कॉलम 1 और कॉलम 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सही विकल्प चुनकर लिखिए। भाई साहब और मैं कनकोआ लूटने के लिए दौड़ रहे थे। संयुक्त वाक्य, क्योंकि मुझे और भाई साहब को कनकोआ लूटना था इसलिए हम दौड़ रहे थे। सरल वाक्य, मुझे कनकोआ लूटना था और भाई साहब मेरे साथ दौड़ रहे थे। मिश्र वाक्य,
तो कौन सा विकल्प सही होगा? इसमें बी इसका सही आंसर होगा। भाई साहब और मैं कनकोया लूटने के लिए दौड़ रहे थे। ये कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य। फिर है क्योंकि मुझे और भाई साहब को कनकोया लूटना था इसलिए हम दौड़ रहे थे। ये क्या है? मिश्र वाक्य। मैंने कनकोया लूटना था और भाई साहब मेरे साथ दौड़ रहे थे। ये कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? B1 इसका आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों में मिश्रित वाक्य है। जैसे ही वे घर से बाहर निकले वैसे ही जोर से धमाका हुआ। वे लोग घर से बाहर निकले और जोर से धमाका हुआ। धमाका होते ही घर से बाहर निकले। उनके घर से निकलते ही जोर से धमाका हुआ। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका मिश्रित वाक्य क्या है? जैसे ही वे घर से बाहर निकले वैसे ही जोर से धमाका हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैलेंद्र का दृढ़ मंतव्य था कि दर्शकों की रुचि की आड़ में हमें उथेलपन को उन पर नहीं थोपना चाहिए। रचना के आधार पर इस वाक्य का भेद होगा सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, विधानवाचक वाक्य। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मिश्र वाक्य। नेक्स्ट है 5th वन। निर्देशानुसार समास पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये सारे प्रश्न समास पर आधारित होंगे और यहाँ भी किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। फर्स्ट है मार्ग व्यय शब्द समस्त पद कौन से समास का उदाहरण है? द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है महाजन समस्त पद का विग्रह होगा। महान है जो जन, महा है जो जन, महान का जन, जन की महानता। तो इसका सही उत्तर क्या है? महान है जो जन। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। प्राधीन तत्पुरुष समास, महात्मा अव्ययी भाव समास, नीलकंठ बहुव्रीहि समास, सज्जन द्विगु समास। उपर्युक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? B1 फर्स्ट और थर्ड वन। प्राधीन, प्राधीन यानी तत्पुरुष समास एंड नीलकंठ बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट है यथाशक्ति शब्द के लिए सही समास विग्रह और समास का चयन कीजिए। यथा और शक्ति द्वंद्व समास, यथा की शक्ति तत्पुरुष समास, शक्ति के अनुसार अव्ययी भाव समास, यथार्थ शक्ति का धनी अर्थात व्यक्ति विशेष बहुव्रीहि समास। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? शक्ति के अनुसार अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट है तिरंगा का समास विग्रह एवं भेद होगा। 3 में रंगा तत्पुरुष समास, 3 रंग द्विगु समास, 3 रंगों के समान कर्मधारय, 3 रंगों वाला अर्थात भारत का राष्ट्र ध्वज बहुव्रीहि समास। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 3 रंगों वाला अर्थात भारत का राष्ट्र ध्वज बहुव्रीहि समास। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि मुहावरों पर आधारित है। निर्देशानुसार मुहावरे पर आधारित 6 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। मुहावरे
और अर्थ के उचित मेल वाले विकल्प का चयन कीजिए। तूती बोलना, मुसीबत में फंसना, दूध की मक्खी, अनुपयोगी, लोहा मानना, कठिन काम करना, टूट पड़ना, काम शुरू करना। तो हमने क्या करना है, उचित मेल वाला विकल्प चुनना है। तो उचित मेल वाला विकल्प के अनुसार सही उत्तर क्या होगा इसका, दूध की मक्खी यानी अनुपयोगी। नेक्स्ट है, गहरी नींद से जाग जाना, होश आना के लिए उपयुक्त मुहावरा है। सूध बुद्ध खोना, अलख जगाना, दिमाग होना, तंद्रा भंग होना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, गहरी नींद से जाग जाना, होश आना यानी तंद्रा भंग होना। नेक्स्ट है, आड़े हाथों लेना मुहावरे का अर्थ है घमंड करना, विरोध करना, खिंचाई करना, बेराह चलना। आड़े हाथों लेना यानी खिंचाई करना। रेखांकित अंश के लिए कौन सा मुहावरा प्रयुक्त करना उचित रहेगा। तू मित्र है या शत्रु, जहां भी जाता हूं वही मेरे सामने बाधा उत्पन्न कर देता है। मजा चखवाना, दीवार खड़ी करना, हावी होना, राह न सूझना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, दीवार खड़ी करना यानी बाधा उत्पन्न करना। नेक्स्ट है, सेठ दीनदयाल अपने क्षेत्र के जाने माने व्यापारी हैं। ब्लैंक के द्वारा ही उनकी गिनती चुने हुए धनवानों में होती है। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। सातवें आसमान पर होने, नमस्तक होने, हवा में उड़ने, 2 से 4 बनाने के गणित। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 2 से 4 बनाने के गणित के द्वारा ही उनकी गिनती चुने हुए धनवानों में होती है। नेक्स्ट है, परेशानी देखकर घबरा जाना। अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा है हाथ पांव फूल जाना, प्राण ले लेना, सिर फिरना, ठंडा पड़ना। तो इसका सही उत्तर क्या है, हाथ पांव फूल जाना यानी परेशानी देखकर घबरा जाना। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में इसको कंटिन्यू करेंगे।